नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और एक नए सवालों के समूह के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ सवाल आज के हैं और उनकी समस्याओं पर हम बात करते हैं। तो इस सिलसिले में आज का हमारा जो पहला सवाल है वो आप सभी के सामने है। ए तथा बी के रुपयों का अनुपात 4:5 है तथा बी तथा सी के रुपयों का अनुपात 2:3 है। ठीक है, यदि ए के पास 800 रुपये हैं तो सी के पास रुपए होंगे। हमारे पास व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी, इन तीन व्यक्तियों के बारे में हमसे चर्चा की जा रही है। तो पहले दो के संबंध में हम चर्चा करते हैं। ए तथा बी के रुपयों का अनुपात 4:5, मतलब ए अनुपात बी इसने दे रखा है कितना, 4:5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा बी तथा सी के रुपयों के बीच अनुपात 2:3 है। अब हम बी और सी की बात करें, बी अनुपात सी, तो ये है 2:3, 2 और 3 का अनुपात है। यदि ए के पास रुपए 800 हैं, जो ए है उसके पास रुपए का वास्तविक मूल्य हमें बता रखा है कि इसके पास 800 रुपये है, तो सी के पास कितने रुपए हैं इनकी गणना हमें करनी है। ठीक है, सी के पास रुपये कितने हैं इनकी गणना हमको करनी है। ठीक है, तो ए, बी, सी तीन व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच तो हमें अनुपात पता है, बी और सी के बीच हमें अनुपात पता है। ठीक है, लेकिन हम जैसे आपके पास तीन व्यक्ति हैं, है ना, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, एक्स और वाई, वाई और जेड, दो लोगों के बीच लंबाइयों का आपको पता हो कि भाई वाई बड़ा है एक्स से। ठीक है, एक्स से वाई बड़ा है लेकिन जेड छोटा है वाई से। ठीक है, तो इस संदर्भ में आप ये नहीं कह सकते कि जेड एक्स से छोटा है या बड़ा है ना, क्योंकि वाई दोनों से ही बड़ा है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि दोनों को क्रमवाइज खड़ा करेंगे, है ना, एक्स, वाई, जेड, और इसमें आप तुलना करेंगे कि भाई कौन सा व्यक्ति कितना बड़ा है या कितना छोटा है। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक्स सबसे छोटा है या वाई जेड सबसे छोटा है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। ए, बी और सी को एक क्रम में व्यवस्थित रूप से बिठाएंगे। ठीक है, और उनके जो मान हैं उसे एक क्रम में लिखेंगे। ए अनुपात बी 4:5 दिया गया है और बी अनुपात सी दिया गया है 2:3। तो 2:3 हम इसी के जस्ट नीचे लिख लेंगे। अब जो आपको ये खाली स्थान दिख रहा है ना, इसी पर इसके जस्ट पीछे वाली संख्या, दाहिने या बाएं वाली संख्या को हम आगे बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है तो हम 5 को आगे बढ़ा दिए, और यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 को आगे बढ़ा दिए। अब क्या करना है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। इन तीनों को आपस में, ए के जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, बी के जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार सी के जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। ये वैल्यूज़ आपको आ गई ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में। ठीक है, अब हम यहाँ से 8 को बराबर कर सकते हैं 800 के। ठीक है, 8 बराबर 800 रुपये। तो हमें कहा जा रहा है कि सी की वैल्यू, अब सी की वैल्यू हम ये वाली नहीं लेंगे, है ना, अब सी की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि ए, बी, सी जब तक हम तीनों के बीच के अनुपात की बात नहीं करेंगे या हमको ज्ञात नहीं होगा, हम किसी अन्य अनुपात से तुलना करके उसकी वैल्यूज़ को निकालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 8 बराबर 800 के हुआ, तो 3 नहीं बल्कि 15, ये 3 को हम नहीं लेंगे, 15 लेंगे। 15 बराबर किसके होगा, 800 बटे 8 गुणे 15। 8 से काटते हैं, 8 100 बार जाएगा, बराबर 1500 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। अगला सवाल आप सभी के सामने है। एक पिता की आयु तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। ठीक है, एक पिता है और उसका एक पुत्र है, उनकी जो आयु का अनुपात है 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। ठीक है,
तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इसकी गणना के लिए सबसे पहले हमें जो कुछ क्वेश्चन में दिया जा रहा है या जो शर्तें दी जा रही है उसको हम उसी हिसाब से रखते जाएंगे। ठीक है, देखते हैं भाई क्या है। पिताजी हैं एक और उनका एक पुत्र है। ठीक है, क्या संबंध है इनमें कि पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है, 4:1। ठीक है, जब तक आपसे यहाँ पे कुछ भी शर्त ना रखी जाए कि 5 वर्ष बाद या 4 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले, तब तक मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सिंपल दिया जा रहा है कि पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है तो इसको आप वर्तमान के संदर्भ में ही माने। ठीक है, कभी क्या होता है कि वर्तमान दिया होता है, कभी वर्तमान नहीं दिया होता। ठीक है ना, तो 4:1 के रूप में है। ठीक है, अगर हम इसको पूर्ण आयु के रूप में बनाएं, मतलब ये अनुपात है, तो ये अगर हम इसको 4x करें तो ये 4x वर्ष हो जाएगा पिता की आयु और ये x वर्ष हो जाएगा पुत्र की आयु। ठीक है ना जी, तो वर्तमान आयु इनकी ये रही। ठीक है, अब आगे एक शर्त और दी जा रही है कि आयु का गुणनफल 196 है, मतलब पिता की आयु और गुणा कर दें पुत्र की आयु, तो इसका जो आंकिक मान है वो दिया जा रहा है 196। ठीक है ना, पिता की आयु हमने जो निकाल रखा है यहाँ पे एक बीजी व्यंजक के रूप में 4x और पुत्र की आयु x वर्ष। ठीक है, और ये बराबर 196 के, इतना दिया जा रहा है भाई। आगे कह रहा कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु जो होगी वो तो होगी, लेकिन अभी हम अगर यहाँ पे देखें तो 5 वर्ष बाद आयु हमको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे आपकी उम्र अभी 12 वर्ष है मान लेते हैं, तो 5 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो आप क्या करेंगे 12 में 5 जोड़ेंगे ना, और वही काम यहाँ पे भी करना है कि 4x + 5 और x + 5। अब ये दोनों की उम्र हो गई 5 वर्ष बाद की। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालना है, मतलब इनका आपस में रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, और ये तभी संभव है जब हमको x का मान ज्ञात हो। ठीक है, तो x का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो 4x और x का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4x² बराबर 196, एक्स स्क्वायर को रोक रखेंगे इधर और ये 4 भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो 196/4, 4 से काटते 4 चौके 16 और 4 9 36, x बराबर 49√49। ये स्क्वायर हटेगा तो 49 के ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट जिसको हम कह सकते हैं, ये बराबर 7 की हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें 7 प्राप्त हुई, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, जो मतलब हम कह सकते हैं कि विशिष्ट वैल्यू ये हमारी नहीं है। ठीक है, हमको पिता की 5 वर्ष बाद की उम्र और पुत्र की 5 वर्ष के बाद की उम्र ज्ञात करनी है और उसके बाद उनके अनुपात हमको निकालने हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस x की वैल्यू को पुट करते हैं। ये है 4x + 5 रेशियो x + 5, 7 है x की वैल्यू, तो 4 × 7 + 5 रेशियो 7, x की जगह पे 7 और 5 जो करते हुए रखेंगे, 7 चौके 28, 28 और 5 33, 33 अनुपात 7 + 5 बराबर 12, और ये बराबर हो जाएगा 11/4। ये 3 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/4। ठीक है ना, यही हमारा आंसर होना चाहिए 11/4। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। ए, बी तथा सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है। तो 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे, ए, बी और सी। इन्हीं तीनों के बारे में हमसे चर्चा की जा रही है, और पहली चर्चा जो की जा रही है वो है कि वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। तो अगर हम कहें a + b + c बराबर 90 वर्ष, ये हमको वैल्यू दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से तो कुछ मिल नहीं रहा, आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष पहले, ठीक है, कुछ अनुपात दिए जा रहे हैं हमको।
उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसमें? ए, बी और सी में 6 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 1:2:3 का था। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 6 वर्ष पूर्व। ये जो भी अनुपात दिया जा रहा है वो 6 वर्ष पूर्व का है। तो ये हुआ 1:2:3। ठीक है, अगर हम इनको एक्चुअल एज के रूप में डिफाइन करें तो x 2x और 3x वर्ष ये आपस में हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि 6 वर्ष पूर्व जो इनकी उम्र है वो x वर्ष, 2x वर्ष और 3x वर्ष रही होगी। लेकिन हमको जो ज्ञात है वो वर्तमान के संदर्भ में योग ज्ञात है, तो हम इनको वर्तमान में कन्वर्ट करें पहले। तो 6 वर्ष पूर्व की उम्र 6 वर्ष पूर्व की उम्र को अगर हम वर्तमान में बनाना चाहें तो उसमें क्या करेंगे? हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तीनों में हम 6 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान आयु हमें प्राप्त होगी x + 6, 2x + 6, 3x + 6। इतना आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मान वर्तमान के हैं ए, बी और सी के। ठीक है, यहाँ पे इनको पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, क्या कह रहा है सवाल? सी की वर्तमान आयु कितनी है? अब ये तो हुई सी की 6 वर्ष पूर्व की उम्र और ये हुई वर्तमान की उम्र। तो इसी की गणना हमको करनी है। 6 वर्ष पूर्व वर्तमान उम्र सी की कितनी है? ठीक है, तो इसकी गणना करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, जो कि हमें इस समीकरण की मदद से, इस योग तीनों की वर्तमान आयु के योग की मदद से या इसको सुलझाने की मदद से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें हम x, a, b और c के मान रखेंगे। a का मान है x + 6, उसी प्रकार b का मान है 2x + 6, 2x + 6, उसी प्रकार c का मान 3x + 6, 3x + 6 = 90। x 2x और 3x हो जाएगा 6x बराबर 6 और 6 और 6, ये हो जाएगा 18 बराबर 90। ठीक है, 6x बराबर 90 - 18, 6x बराबर ये हो जाएगा 72। x की वैल्यू निकालेंगे तो 72/6, यानी 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12। ठीक है, तो जो x की वैल्यू हुई वो 12 हुई। अब इसी 12 को यहाँ पे हम कहाँ पे 3x + 6 में पुट करें तो हमें c की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। तो 3x + 6 बराबर 3 × 12 + 6, 12 × 36 और 6 42, 42 वर्ष ही आपका करेक्ट आंसर होगा। सी की वर्तमान आयु हो जाएगा, सी की वर्तमान आयु। ठीक है, 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, एक अन्य उम्मीदवार ने उसे 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी है? ये हमको ज्ञात करना है। चुनाव का सवाल है भाई, परसेंटेज में एक ये भी टाइप होता है, ये भी प्रकार होता है चुनाव से संबंधित सवाल। ठीक है, तो इस सवाल में हमसे ये कहा जा रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं, एक ये उम्मीदवार और दूसरा ये। ठीक है, इनका नाम दे देते हैं भाई, ए और बी हम इनका नाम दे देते हैं ताकि सवाल को समझने में आसानी हो। कह रहा है कि कुल वोटों का 41% मिला एक उम्मीदवार को, तो 100% वोट पड़े भाई। अब जो एक उम्मीदवार है ए, उसको मिला 41% वोट, तो जो बी है अन्य उम्मीदवार, उसको कितना मिला होगा? प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखें तो हम 100 में से 41 को घटाएंगे और जो बचेगा वही ना मिलेगा इसको, 59%। आगे हमसे कह रहा है कि उसने 270 वोटों से, अन्य उम्मीदवार ने 270 वोटों से उसको हराया, मतलब बी ने ए को हराया 270 वोटों से। ठीक है, अब 270 को थोड़ी देर आप भूल जाइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतिशत के हिसाब से, तो इसने 41% वोट पाए हैं ए ने और 59% वोट पाए हैं बी ने।
मतलब आप देख सकते हैं कि बी का वोट परसेंटेज तो वैसे भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम हारे की तुलना करें तो ये तुलना इन दोनों के अंतर से ही तो प्राप्त हो सकती है ना। मतलब 59 माइनस 41 बराबर 8 और एक ये 18%। ठीक है, 18% वोटों से ए हारा है बी से। ठीक है ना, तो जो विजेता उम्मीदवार है, उम्मीदवार बी, उसने 18% वोटों से जीत हासिल की है। ठीक है ना, और इसी 18% की वैल्यू मतलब जीत का अंतर 270 वोट हमको दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमको कुल वोट यानी कि 100% की गणना हमको करनी है। कुल वोट का मतलब क्या, 100% की गणना। ठीक है, तो 100% की गणना अगर हम करना चाहें तो ये हो जाएगा 270 बटे 18% गुणे 100%। प्रतिशत से हम प्रतिशत को काट सकते हैं, 18 से काटें, 18 एकम 18 और 18 पंचे 90 यानी कि 1500 वोट। तो कुल पड़े वोटों की जो संख्या है वो 1500 है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं आज यहीं तक। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।